Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 5 नवंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले बात करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनअकैडमी आपके लेकर आया है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें होंगे बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उन टेस्ट का सेम डे एनालिसिस जो कि बिल्कुल फ्री होगा, जो हेल्प करेंगे आपको डेली प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ट्रैक करने में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हर बैंक एग्जाम के लिए प्रीलिम एग्जाम पर बेस्ड है, तो सभी एस्पायरेंट जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जल्दी से ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को और क्रैक करें बैंक एग्जाम्स अनअकैडमी के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अनअकैडमी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगी और टेस्ट मिलेंगे। तो जल्दी जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप मेरा कोड यूज़ करके वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड है SAURABH सौरभ 10। तो सौरभ 10 कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा डिस्काउंट। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। और जो अभी हमने बताया है, जहाँ पर आपको अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं बैंक प्रीलिम्स के, तो जल्दी कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बात करेंगे आज के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट वर्चुअल बैम्बू एग्जीबिशन टुडे। तो आज के दिन यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेशन किया है वर्चुअल बैम्बू एग्जीबिशन का आज। तो जानेंगे इसके बारे में, ये एग्जीबिशन क्यों किया गया है, बम्बू का क्या रोल है आज के टाइम पे, और इससे एग्रीकल्चर में जीडीपी को कितना ग्रोथ मिलता है, बम्बू फार्मर्स की क्या कंडीशन है, और नेशनल बम्बू मिशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सेकेंड करंट अफेयर, कर्नाटका सीक्स टू डबल एग्री सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू GSDP बाई 2025। तो GSDP का यहाँ पर जो मतलब है उसको जान लेते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो कर्नाटका अब यहाँ पर डबल करने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2025 तक, जिसके लिए वो बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहा है, पाथ फाइंड कर रहा है, जिसकी हेल्प से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको डबल किया जा सके 2025 तक। और जैसा कि आपको बताया, मोदी जी का भी टारगेट है कि इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पर ले जाना। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। अभी आपको इस करंट अफेयर के बारे में जानना है, जो कि आने वाली स्लाइड में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आगे बात करेंगे आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, केरला गवर्नमेंट हैज़ सेट अप फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है केरला, जिसने फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड स्थापित किया हो, सेटअप किया हो। तो जानेंगे ये फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड क्या है, जो कि केरला गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए सेटअप किया है, जो कि भारत का पहला ऐसा बोर्ड बन गया है कि जो फार्मर्स के लिए हेल्प करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा। तो जानेंगे इस बोर्ड के आने से वहाँ के फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या प्लान है गवर्नमेंट ऑफ केरला का, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन।
सबसे पहले बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट वर्चुअल बम्बू एग्जीबिशन टुडे। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो आज के दिन श्री नितिन गडकरी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड एमएसएमई, तो एमएसएमई के और रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी जी। उन्होंने यहाँ पर बम्बू सेक्टर को एम्फेसाइज करने के लिए, ताकि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो बम्बू रिसोर्स है उसको यूज़ करने के लिए जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इनोग्रेट किया है वर्चुअल बम्बू एग्जीबिशन आज के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्चुअल बम्बू एग्जीबिशन हुआ है जिसका इनोग्रेशन हुआ है श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा, ताकि इंटेंसिव यूज़ ऑफ बम्बू रिसोर्स, जितने भी आपके बम्बू रिसोर्स हैं उनका इंटेंसिवली यूज़ किया जा सके। जो बम्बू फार्मर्स हैं, जो बम्बू ग्रो करते हैं, उनको यहाँ पर हेल्प मिल सके, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जा सके, इसीलिए इस एग्जीबिशन को रखा गया है आज के दिन। आगे बात करेंगे तो एट वेबिनार ही सेड बम्बू हैज़ वैरायटी ऑफ यूजेस इन वेरियस फील्ड। तो वेरियस फील्ड में बम्बू का अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरीकों से उपयोग होता है, उसको और आगे बढ़ाना है। जैसे बात करेंगे बिल्डिंग्स में, इंटीरियर डिज़ाइंस में, हैंडीक्राफ्ट में, अगरबत्ती में, तो ये सारे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर बम्बू को यूटिलाइज किया जा सकता है, जिससे जो बम्बू फार्मर है उनको भी हेल्प मिलेगी। और जैसा कि आपको बताया जो बम्बू है वो बायोडिग्रेडेबल है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, तो वहाँ भी हेल्प मिलेगी। नेचर को क्लीन रखने में, सॉइल को क्लीन रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज कर रही है बम्बू पर। आगे बात करेंगे तो श्री गडकरी आस्क वेरियस सेक्टर टू यूटिलाइज वेरियस मोड्स मेथड्स टू ब्रिंग डाउन लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्लूडिंग चूजिंग कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांसमिट मोड लाइक वाटर, रेल, रोड। तो यहाँ पर बात की जा रही है, तो उन्होंने जितने भी सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर पूछा है कि आप सभी यूटिलाइज करो, जितने भी मोड्स हैं आपके पास, जितने भी मेथड्स हैं, कि इसकी कॉस्ट को हम क्या कर सकें, डाउन ला सकें। जो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है बम्बू की, उसको और डाउन लाने के लिए मतलब कहने का है कि वो ऐसा हो जाए जो सभी के लिए यूज़फुल हो। क्योंकि आज के टाइम पे जो बम्बू का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मार्केट में महंगा मिलता है, इसीलिए लोग बोल सकते हो जो पॉलीमर है, जो प्लास्टिक है, उसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉस्ट कम करनी होगी और फार्मर्स की हेल्प करनी होगी। तो यहाँ पर ऐसे मेथड्स, एफिशिएंट मेथड अपनाए जाएं जो कि इसकी कॉस्ट को कम करे, यहाँ पर ये बोला गया है। आगे उन्होंने बोला है श्री गडकरी आल्सो आस्क मिनिस्ट्री ऑफ डोनर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डोनर बोलते हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उनसे उन्होंने बोला है टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव बम्बू पॉलिसी। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव बम्बू पॉलिसी बनाई जाए ताकि बम्बू प्रोडक्ट जितने भी हैं, ठीक है, जितना भी आपका बम्बू प्रोड्यूस होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, उसके लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है कि सबसे ज़्यादा जो बम्बू प्रोड्यूस होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही होता है, तो वहाँ पर ही टारगेट किया है। आगे बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा कि उन्होंने हाल ही में सैंक्शन किए लगभग 17 प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बम्बू इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग 17 प्रोजेक्ट उन्होंने अभी हाल ही में सैंक्शन किए हैं जो कि बम्बू के डेवलपमेंट के लिए किए गए। आगे उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग अ बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क एट दीमा हसाओ इन असम। तो असम के दीमा हसाओ में एक बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाया गया था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। वो भी एक स्रोत है कि बम्बू को हम आगे ले जा सकते हैं, उसके यूजेस को हम अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि क्या क्या यूजेस हैं बम्बू के, और आने वाले टाइम में हम फ्यूचर में और कहाँ कहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बम्बू की, तो यहाँ पर आपको ये भी पता रखना है नेशनल बम्बू मिशन के बारे में। तो नेशनल बम्बू मिशन, जिसको NBM के नाम से जाना जाता है, वाज लॉन्च्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन 2006-7। तो यहाँ पर बात करेंगे तो नेशनल बम्बू मिशन लॉन्च हुआ था 2006-7 में, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको याद रखना है। अब NBM से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्टर हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये 2006-7 में आया, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो 2018 में, ठीक है, मैं आपको डेट बताता हूँ 25/4/2018। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्टेड नेशनल बम्बू मिशन अप्रूव बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहाँ पे CCEA के द्वारा 25/4/2018 को
अप्रूवल मिला है रिकंस्ट्रक्टेड नेशनल बम्बू मिशन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करती है, उनके जो एम होते हैं उनमें थोड़ा बदलाव करती है और यहाँ पे आउटले निकालती है। तो ऐसे ही 2018 में यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हुआ इस मिशन का, जिसका अप्रूवल मिला था 25/4/2018 को। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो जान लेते हैं। द मिशन एनवाइसेज प्रमोटिंग हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बम्बू सेक्टर। तो बम्बू सेक्टर की ग्रोथ के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2006-07 में, जो कि अभी तक चलाया जा रहा है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आपको बता दिया गया है। और ये आपका जो एनबीएम है, ठीक है, एनबीएम की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्क करता है अंडर MIDH, जो कि आप अच्छी तरह जानते हो। MIDH क्या है? MIDH है आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इस MIDH के अंदर नेशनल बम्बू मिशन वर्क करता है, या बोल सकते हो इसको ऑपरेट किया जाता है। तो इतना हो गया एनबीएम के बारे में। और यहाँ पर आज के इस करंट अफेयर के बारे में उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें। आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। कर्नाटका सीक्स टू डबल एग्री सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू GSDP बाई 2025। तो 2025 तक कर्नाटका यहाँ पर पाथ ढूंढ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को डबल किया जाए, ठीक है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो कर्नाटका हैज़ सेट अ टारगेट टू इंक्रीज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ाने का टारगेट सेट किया है खुद कर्नाटका स्टेट ने, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन दी GSDP मैंने अभी आपको बताया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको 30% तक ले जाना है 2025 तक, जो अभी प्रेजेंट में कितना है 16%। तो 16% से 30% करना है 2025 में, अकॉर्डिंग टू दी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर CN अश्वत्थ नारायण। तो वहाँ के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं CN अश्वत्थ नारायण, उनके यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दिया गया है कि 30% तक ले जाना है इसके कंट्रीब्यूशन को, जो कि एग्रीकल्चर का शेयर होगा केवल और केवल कर्नाटका के GSDP में। इतना आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तो ही सेड द स्टेट हैज़ अ मैंडेट टू ग्रो इट्स GDP फ्रॉम द करेंट $230 billion टू $1 trillion इन दी नेक्स्ट 5 ईयर। तो आने वाले 5 सालों में अगर हम आज की बात करेंगे तो 230, ठीक है, $230 बिलियन से कहाँ ले जाना है, $1 ट्रिलियन पे एग्रीकल्चर के GDP को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है 2025 तक। मतलब आने वाले 5 सालों में कर्नाटका ने टारगेट सेट किया है कि वो अपने कंट्रीब्यूशन को 1 ट्रिलियन करेगी, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट द नेशनल GDP टारगेट, तो यहाँ पर बात हो रही है कि इस टारगेट को सेट किया गया है क्योंकि नेशनली जो GDP टारगेट सेट किया गया है 2025 तक, वो किया गया है $5 ट्रिलियन का। जैसा कि आपको पता होगा कि $5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी को ले जाना, ये टारगेट सेट किया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसको फुलफिल करने के लिए ही कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट का एक टारगेट सेट किया है, जो कि $230 बिलियन से बढ़ा के $1 ट्रिलियन करने की बात यहाँ पे की गई है एज ए टारगेट। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि एग्रीकल्चर में बात करेंगे, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करेंगे, तो ह्यूज ग्रोथ है वहाँ पे, स्टेट इकोनॉमी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बात करेंगे, और अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कर्नाटका में बेटर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और इसी से आने वाले समय में GDP को एक बूस्ट मिल सकता है, ये कहना है वहाँ के CM का, डिप्टी CM का। आगे बात की जा रही है तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ ऑलरेडी सपोर्टेड 50 to 60% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जितनी भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे स्टेट की पॉपुलेशन का 50 से 60% लोगों को सपोर्ट करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास बहुत ग्रेट रेवेन्यू पोटेंशियल है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में और एग्री वेंचर्स में, ठीक है,
जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी को ग्रो कर सकते हैं अपने स्टेट में, ये कहना है। आगे यहाँ बोला गया है कि देयर इज़ अ ह्यूज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट फॉर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। तो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट की अवेलेबिलिटी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी फूड ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके रॉ फूड हो रहे हैं उसको हम प्रोसेस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ये कहना है स्टेट लेवल पे। और अब यहाँ पे बात आ रही है जीडीपी की, तो अभी हाल ही में जीडीपी डेटा रिलीज हुआ था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है कि जीडीपी का जो डेटा एनालिसिस होता है, डेटा बोल सकते हो रिकॉर्ड किया जाता है, उसको कौन करता है। तो वो कौन सी बॉडी है जो जीडीपी कैलकुलेट करती है क्वार्टर बेसिस पे, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बाकी हम बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में क्वार्टर वन का, ठीक है, 2020-21 का क्वार्टर वन का जो जीडीपी है वो अनाउंस हुआ था। तो यहाँ पर बात करेंगे तो कोविड-19 के कारण सभी सेक्टर ऐसे थे जो डाउन चले गए थे पिछले ईयर के कंपेयर में, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में रहा है, ठीक है, जो कि उसका जो ग्रोथ है वो था 3.4% इन क्वार्टर वन ऑफ 2020-21। तो 2020-21 के पहले क्वार्टर में 3.4% का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है एग्रीकल्चर जीडीपी में, जो कि कांस्टेंट प्राइसेस पे था। इतना आपको याद रखना है। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी अच्छा प्रोडक्शन हुआ और यहाँ से जीडीपी को एक बोल सकते हो एक बूस्ट मिला था, क्योंकि बाकी सेक्टर यहाँ पर काफ़ी डाउन चले गए। अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करेंगे इंडिया की, तो वो यहाँ पर बहुत ही बोल सकते हो दयनीय कंडीशन हो गई थी, -23.9%, ठीक है, जो कि क्वार्टर वन में थी। ये आपको याद रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्वार्टर वन और ये क्वार्टर टू क्या होते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो ये आपका एक फिस्कल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। फिस्कल ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, 4 क्वार्टर होते हैं एक फिस्कल ईयर में। पहला जो क्वार्टर होता है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, कब तक चलता है, 30 जून तक। उसके बाद जो दूसरा क्वार्टर है वो आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, ठीक है, कब तक चलता है आपका, ये 30 सितंबर तक चलता है। उसके बाद जो आपका तीसरा क्वार्टर है वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, ये 31 दिसंबर तक। ये काफ़ी जनरल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और जो आपका चौथा क्वार्टर होता है वो आपका 1 जनवरी से 31 मार्च तक होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ऐसे करके क्वार्टर बाय क्वार्टर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है इंडिया की, कंट्री की, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं एक फिस्कल ईयर में। और अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है कि पहले एक क्वार्टर आएगा, फिर दूसरा क्वार्टर का जीडीपी रिलीज होगा, फिर तीसरे क्वार्टर का, फिर चौथे का, और फाइनली जब साल खत्म होगी, ठीक है, साल कब खत्म होगी, जब आपका अप्रैल आ जाता है, तो अप्रैल को आपका एक साल का सॉलिड जीडीपी ग्रोथ बन के आएगी, जो कि एक एवरेज ग्रोथ होगी। मतलब सभी का एवरेज निकाल के कि इतनी ग्रोथ देखने को मिली है भारत की या एग्रीकल्चर की, किसी भी बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब बात चल रही है जीडीपी की, तो यहाँ पर डॉलर से भी आपको थोड़ा सा रिलेशन दिखा देते हैं क्या हो सकता है। तो आपको बता देते हैं कि जो $1 का जो प्राइस है प्रेजेंट में, $1 इक्वल टू हाउ मच INR। तो आपको ये बताना है कितना INR है, मतलब $1 की कीमत कितनी है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो 74.41 INR, ठीक है, इंडियन रुपीज़, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन अभी आज का मैं करेंट डेटा आपको बता रहा हूँ कि $1 या बोल सकते हो $1 इक्वल्स टू 74.41 रुपीज़, ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता रखना है कि इस क्वार्टर वन में, ठीक है, क्वार्टर वन 2020-21 एग्रीकल्चर की जीडीपी 3.4%, ठीक है, ये हो गया एक दूसरा आएगा आपका क्वार्टर वन ऑफ 2019-20। तो पिछले साल के क्वार्टर वन की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का शेयर कितना था जीडीपी ग्रोथ में, तो वो था आपका 3%, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी के बारे में। अब बात कर लेते हैं जीवीए के बारे में। तो केवल हम एग्रीकल्चर का डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर का इस बार जो जीवीए थोड़ा कम रहा है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो जीवीए ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रहा है केवल 5.7
7%, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे GVA सेम रहेगा, फर्स्ट क्वार्टर का बस डेट चेंज हो जाएगी, मतलब साल चेंज हो जाएगी 2019-20 का, तो वो था यहाँ पर 8.6%। तो यहाँ पर जो GVA है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है इस बार, लेकिन जो GDP ग्रोथ है वो यहाँ पर प्लस में रही है। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है। ये जो आपके नंबरिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से भी आ जाती हैं और एज ए जनरल आपको पता भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। केरला गवर्नमेंट हैज सेट अप अ फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। तो भारत का पहला फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड स्थापित किया है केरला गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए। तो जान लेते हैं इस बोर्ड के आने से फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या टारगेट सेट किए गए केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो केरला गवर्नमेंट ने इस फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड को स्थापित किया है, सेटअप किया है, ये आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये भारत का ऐसा पहला बोर्ड है जो कि केरला गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य है द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट ऑफ पेंशंस एंड अदर बेनिफिट एज वेल एज टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर फार्मर्स को पेंशन देने के लिए, उसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स देने के लिए, और जितनी भी यंग जनरेशन है, ठीक है, जितनी भी वहाँ पर यंग जनरेशन है उसको एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ फर्स्ट मीटिंग ऑफ दी बोर्ड, जो पहली मीटिंग इस बोर्ड की है वो ही अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर VS सुनील कुमार, ठीक है। अब जान लेते हैं क्या क्या फायदे मिलेंगे और क्या क्या इसमें टारगेट सेट किया गया है। तो बोर्ड प्रपोज टू एक्सटेंड पेंशन टू बेनिफिशियरी फार्मर्स हु अटेन द एज ऑफ 60 साल। तो यहाँ पर 60 साल से ऊपर के फार्मर्स को पेंशन सिस्टम दिया जाएगा, मतलब पेंशन के कुछ पेमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो जो मंथली पेमेंट है वो यहाँ पर अप टू 10,000, मतलब एक महीने में 10,000 तक की पेंशन फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी जिनकी एज 60 प्लस होगी। अब यहाँ पे बात आती है एक और कि क्या क्या और फायदे हैं। तो अदर देन पेंशन, पेंशन को छोड़ के और भी कुछ फायदे मिलेंगे, जैसे कुछ लोग सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, तो जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ उनके चिल्ड्रंस की एजुकेशन, मैरिज, और यहाँ पर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उस केस में भी कंपेंसेशन दिया जाएगा। ये होगा विद द हेल्प ऑफ फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड की तरफ से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आएगी कि कौन कौन मेंबर बन सकता है इस बोर्ड का। तो यहाँ पर जिसकी इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम फार्मिंग से एनुअल इनकम जो है वो लिमिट 5 लाख तक है, ठीक है, और ओइंग अप टू 5 एकड़, जिसके पास 5 एकड़ तक की ज़मीन है, या फिर टीनेंट मतलब है जिसने पट्टे पे खेत ले रखा है 5 एकड़ तक, तो वो यहाँ पर मेंबर बन सकता है इस बोर्ड का। एज ग्रुप की बात करेंगे तो 18 टू 55 ईयर्स, 18 से 55 साल के जो भी फार्मर्स हैं वो मेंबर बन सकते हैं इस इंपॉर्टेंट बोर्ड में, जिसका नाम है फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं मेंबर बनने के। अब अगर आप मेंबर बनना चाहते हो तो आपको 100 रुपये का यहाँ पर एज ए मेंबरशिप चार्ज पे करना होगा, और उसके बाद आपको पर मंथ 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करने होंगे इस बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से क्या है कि 100 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद आपको हर महीने 100 रुपीज़ वहाँ पर सबमिट करने होंगे। उसके साथ आपको जितनी बेनिफिट हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि 18 से 55 साल के यहाँ पर एक क्राइटेरिया है। तो अगर 18 साल का कोई बंदा, कोई फार्मर है जो मेंबर बनता है, तो वो 60 साल के बाद उसको यहाँ पर 10,000 तक मंथली पेंशन मिल सकती है। उसके साथ साथ और भी उनके बच्चों के खर्च हो गए, शादियाँ हो गई, एक्सीडेंट का कंपेंसेशन, ये भी यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे। तो ओवरऑल फार्मर के प्रॉफिट के लिए, उसके सपोर्ट के लिए इस फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड की स्थापना हुई है, जो कि केरला गवर्नमेंट ने की है, और ये करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं करंट अफेयर आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था द टोटल नंबर ऑफ कैटल इन द कंट्री इज डैश मिलियन इन 2019। तो 2019 में टोटल नंबर ऑफ कैटल्स कितने थे इस भारत में, ये क्वेश्चन था। तो आपका आंसर है 192.49 मिलियन इन 2019। 2019 में लगभग 192.49 मिलियन कैटल्स थे, ठीक है। 2019 का डेटा है, ये आपको याद रखना है।
अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आज ट्रिकी है और इजी भी है। तो व्हाट इज ग्राफिक कार्ड? तो ग्राफिक कार्ड क्या है ये आपको बताना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या चीज़ है, बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि ग्राफिक कार्ड नाम है, ये आपको बताना है डिटेल में कि क्या है, इसका वर्क क्या है, कब आया। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख के देनी है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने वीडियोस में कई बार ग्राफिक कार्ड के बारे में बताया। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।